नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जो बाइडेन ने मोदी को AI लिखी टी शर्ट गिफ्ट दी। एक दिन पहले पीएम ने अमेरिकी संसद में कहा था द फ्यूचर इज AI, यानी कि अमेरिका एंड इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को AI लिखी टी शर्ट गिफ्ट दी। इस पर लिखा है द फ्यूचर इज AI, यानी कि AI भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा है। पीएम ने एक दिन पहले अमेरिकी की संसद में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए कहा था कि AI का मतलब अमेरिका और इंडिया है, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को आगे बढ़ाना हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले कुछ वर्षों में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी प्रगति हुई। साथ ही दूसरे AI अमेरिका और इंडिया में और भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। दोस्तों, जो बाइडेन के इस गिफ्ट को उनकी स्पीच से जोड़कर देखा जा रहा है। जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को यह टी शर्ट गिफ्ट की, उस समय माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एप्पल के CEO टिम कुक और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई कंपनियों के CEOs मौजूद थे। ये सभी शुक्रवार देर रात व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हाईटेक हैंडशेक प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका में ही रिन्यू होंगे H1 वीजा, कहा आपसे मिलना स्वीट डिश जैसा। सिंगर बिल बैन ने राष्ट्रगान गाने के बाद पीएम के पैर छुए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रोनाल्ड रिंगस सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यहाँ मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूं। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल सिंगर मेरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया। इसके बाद मिलबेन ने पीएम के पैर भी छुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अपने घर में ठिकाना नहीं और पूरी दुनिया घूम रहे। पटना की मीटिंग पर प्रशांत किशोर का बड़ा तंज। जी हां दोस्तों, पटना में शुक्रवार को बीजेपी विरोधी पार्टियों के जुटान के बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि यही एकजुटता 2024 के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देगी। लेकिन अब इस दावे पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए इंदिरा गांधी का हवाला दिया और कहा कि इस एकता पर इतराने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर बैठक के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर लड़ी थी। अब तेजस्वी और नीतीश घोषणा कर दें कि 2024 में कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें देंगे। पीके ने कहा कि बेवकूफ हैं वो जो कहते हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार विपक्ष की एकजुटता से हुई। प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि 1977 में लोग बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गई। ये बात जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ हैं। 1977 से पहले जेपी का निर्माण आंदोलन हुआ और जेपी ने आंदोलन किया। जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुई, सब कुछ हो गया, तब जाकर सब दल एक साथ में आए। अगर इतना कुछ नहीं हुआ होता तो क्या सारे दल इंदिरा को हरा पाते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी को नहीं मुल्क को मिलती है इज्जत, महबूबा मुफ्ती बोली। वापस आते ही करने लगते हैं हिंदू मुस्लिम। जी हां दोस्तों, बिहार के पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि मैं नीतीश कुमार की बहुत शुक्रगुजार हूं। आज अगर विपक्ष एक साथ नहीं होगा तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पीएम मोदी बाहर चले जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये जो उनको बाहर इज्जत मिलती है ये उनको नहीं बल्कि मुल्क को मिलती है। PDP पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी जब यहाँ रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। इससे हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान होता है। बाहर जाते हैं तो जाकर उसका ढोल पीटते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर विपक्ष एक साथ न होती तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। जो जर्नलिस्ट इस बात पर बात कर रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक साथ होना होगा। आज हमारी पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगा है वो खुला घूम रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मिस्र दौरे पर हुए रवाना। बाइलेटरल ट्रेड दोगुना करने पर बातचीत करेंगे। 1000 साल पुरानी शिया मस्जिद भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 2 दिन के इजिप्ट दौरे के लिए रवाना हो गए। 4 दिन की अमेरिकी विजिट से मोदी सीधे मिस्र की राजधानी कायरा पहुंचे। पीएम मोदी की इस विजिट को बाइलेटरल ट्रेड के हवाले से बेहद खास माना जा रहा है।
इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी इसी साल हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। दूसरे शब्दों में कहें तो 6 महीने में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह दूसरी मुलाकात होगी। मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1000 साल पुरानी सिया मस्जिद अल हकीम भी जाएंगे। दोस्तों, मिस्र की जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजिप्ट दौरे पर आ रहा है। सऊदी अरब के अखबार द नेशनल के से बातचीत में पूर्व डिप्लोमेटिक अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि मोदी का यह दौरा भारत और इजिप्ट के करीबी रिश्तों को दिखाता है। अब तक इजिप्ट का लगभग हर प्रेसिडेंट भारत दौरे पर गया है। अनिल लीबिया और जॉर्डन में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 ई पासपोर्ट को लेकर की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, भारत जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें नए और अपग्रेडेड ई पासपोर्ट शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर यह घोषणा की। जयशंकर ने भारत और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों से लोगों को समय पर विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया है। एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने संदेश में कहा कि हम जल्द ही नए और अपग्रेडेड ई पासपोर्ट सहित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम वर्जन 2.0 को शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग यानी कि आसान जीवन बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप यह पहल ईज के एक नए प्रतिमान की शुरुआत करेगी। ई डिजिटल इकोसिस्टम का उपयोग करके नागरिकों के लिए अपग्रेडेड पासपोर्ट सेवाएं, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सेवा, एस चिप सक्षम ई पासपोर्ट का उपयोग करके आसानी से विदेश यात्रा और ई बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस में तख्ता पलट की कोशिश। वैगनर ग्रुप ने कहा देश को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अब व्लादिमीर पुतिन अपने ही देश में घिरने लगे हैं। एक समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में शुमार होने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने जो गलती की है उससे उन्हें इसके लिए सत्ता गंवानी पड़ेगी। इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप को कुचलने की बात कही। पुतिन के इस बयान पर प्रिगोजिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान गलत विकल्प चुना और देश को जल्दी एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। वैगनर समूह ने कथित तौर पर कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान गलत विकल्प चुना और देश को जल्द ही एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। येवगेनी के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों ने देश के सैन्य नेतृत्व को हटाने के अपने प्रयास में 2 रूसी शहरों पर नियंत्रण का दावा किया है और 3 सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराने का दावा किया। विद्रोही समूह ने यह भी कहा है कि आगे बढ़ने पर उसे नेशनल गार्ड से बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फोटो सेशन के सिवा कुछ नहीं पटना की बैठक, बोले गिरिराज। नीतीश कुमार से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न्योते पर शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। इस दौरान 2024 में पीएम मोदी का रथ रोकने को लेकर एक एजेंडा बनाने की कोशिश हुई। विपक्षी दलों की बैठक में सभी दलों ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बैठक को फोटो सेशन कहकर खारिज करने की कोशिश की। गिरिराज सिंह ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि ये फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू जी कहते हैं कि शादी कर लो, ये फोटो सेशन नहीं है तो और क्या है। अखिलेश यादव और लालू यादव तमिलनाडु जाकर क्या कर लेंगे, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आकर क्या कर लेगी। बीजेपी नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत को नंबर 1 पर ले जाने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, आप क्या करेंगे जो इन अन्य सरकारों ने नहीं किया, वो मोदी जी ने 9 साल में किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केदारनाथ मंदिर से 23 किलो सोना हुआ चोरी। तीर्थ पुरोहित बोले दीवार पर गोल्ड की जगह केमिकल पॉलिश किया, सरकार ने जांच कमेटी बनाई। जी हां दोस्तों, केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने मंदिर को दान में मिला 23.78 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया है। यह सोना मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर परत के रूप में लगाया गया था, जिसे मुंबई के एक व्यापारी ने दान किया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक त्रिवेदी का आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह में पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में सोने की परत चढ़ाने का काम हुआ था। जब सोने की प्लेटें लगाई गई थी तो अब उन्हें पॉलिश करने की क्या जरूरत थी, लिहाजा इसकी जांच जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री नव प्रभात का कहना है कि एक दानदाता के सोना दान करने पर संदेह किया जा रहा है। दान में कितना सोना मिला, तांबे में सोना क्यों मिलाया गया, ऐसे कई सवाल हैं। केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ में भी ऐसा घोटाला होने की जानकारी मिल रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में गूगल फिनटेक सेंटर खोलेंगे, सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद किया ऐलान। जी हां दोस्तों, गूगल गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलेगा। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। उन्होंने मोदी सरकार के प्रमुख अभियान डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की भी सराहना की। न्यूज एजेंसी ANI ने सुंदर पिचाई के हवाले से कहा है कि अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात थी। हमने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 बिलियन का निवेश कर रहा है। हम गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पब्लिक को बताओ सरफराज में आपको क्या पसंद नहीं, BCCI पर भड़का पूर्व भारतीय ओपनर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी, जिसके लिए BCCI की ओर से बीते शुक्रवार वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया। इस बार बोर्ड की ओर से टेस्ट टीम में कई बदलाव किए गए हैं। टेस्ट टीम में यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धमाल मचाने वाले सरफराज खान का नाम टेस्ट टीम से गायब है। सरफराज खान का नाम टेस्ट टीम में न देखकर पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने BCCI की जमकर आलोचना की। आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर क्यों सरफराज को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को यह बात पब्लिक करनी चाहिए कि उन्हें सरफराज के बारे में क्या पसंद नहीं है। आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर इस बारे में बात की। पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा कि सरफराज को क्या करना चाहिए। अगर बीते 3 साल में उनके आंकड़ों को देखेंगे तो वह बाकी लोगों से ऊपर हैं। उसने हर जगह रन बनाए हैं, फिर भी अगर उसे नहीं चुना जाता है तो यह क्या संदेश भेजता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2000 के 72% नोट बैंकों में वापस आए। इनकी कुल वैल्यू 2.62 लाख करोड़। 30 सितंबर तक बदल या जमा कर सकेंगे नोट। जी हां दोस्तों, RBI की ओर से 2000 रुपए के नोट वापस लेने के ऐलान के बाद 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं या बदले जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन नोटों की कुल कीमत 2.62 लाख करोड़ रुपए है। RBI ने 19 मई को नोट वापस लेने की घोषणा करते हुए बताया था कि 31 मार्च तक 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपए था। दोस्तों, RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट बदलवा यानी कि दूसरे डिनोमिनेशंस में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट यानी कि जमा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट, 58,000 के करीब आया सोना, चांदी 4,000 रुपये से ज़्यादा फिसली। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 19 जून को सोना 59,370 रुपये पर था, जो अब यानी कि 24 जून को 58,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी कि दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत 985 रुपये कम हुई है। वहीं दोस्तों IBGA की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 4,000 रुपये ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते की शुरुआत में यह 72,626 रुपए पर थी, जो अब 68,304 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 4,322 रुपए कम हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लौटेगा भारत का गौरव, देश से चुराई गई 100 से ज़्यादा प्राचीन वस्तुएं वापस करेगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजकीय यात्रा के दौरान घोषणा की कि भारत से चुराई गई 100 से भी ज़्यादा प्राचीन वस्तुएं अमेरिका लौटाएगा। उन्होंने रोनाल्ड रिंगस सेंटर में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए अमेरिका के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान शुक्रवार को रोनाल्ड रिंगस सेंटर में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अमेरिका की सरकार ने भारत के 100 से ज़्यादा पुरावशेषों को वापस करने का फैसला किया है, जो हमसे चुराए गए थे। ये पुरावशेष अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच गए थे। मैं इसके लिए अमेरिकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल की ये प्राचीन कालीन वस्तुएं सही या गलत तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिका का इन्हें भारत को लौटाने का फैसला दोनों देशों के बीच भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
राजस्थान समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश। मानसून 7 दिन देर से एमपी पहुंचा। असम के 19 जिलों में बाढ़, 1500 गांव डूबे। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश होने का अनुमान है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। इसी बीच दोस्तों, मानसून 7 दिन की देरी से मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। 2 दिन में यह राजधानी भोपाल पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। अगले 5 दिन यहां भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को मुंबई में जोरदार बारिश भी हुई। दोस्तों, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, असम में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। यहां 20 जिलों के 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारिश में 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है। बिपरजॉय तूफान के चलते मानसून देश में देरी से पहुंचा था, लेकिन अब बिपरजॉय का असर खत्म हो गया है। ऐसे में मानसून के तेजी से सभी राज्यों में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर में मंत्री के गोदाम में आग लगाई। हिंसा पर संसद में अमित शाह ले रहे सर्वदलीय बैठक। विपक्षी पार्टियों के नेता भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, मणिपुर में शनिवार को राज्य सरकार के मंत्री एल सुसिद्रो के घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया। उनके निजी गोदाम और वहां खड़ी 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और मंत्री के घर में घुसने की कोशिश कर रही भीड़ को भगाया। सुसिद्रो कंज्यूमर एंड फूड अफेयर्स और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। वे मैतेई समुदाय से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के करोड़ों रुपए के पाइप रखे हुए थे, जो आगजनी में पूरी तरह जलकर खाक हो गए। भीड़ ने पूर्वी इंफाल में साजीवा जेल के पास स्थित भाजपा दफ्तर में भी आग लगा दी। उधर दोस्तों, मणिपुर में 52 दिनों से जारी हिंसा को लेकर आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। संसद भवन में हो रही बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, एनसीपी महासचिव नरेंद्र वर्मा, मणिपुर के एनसीपी चीफ सोरेन इबोइम और सीपीआई के सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेता भी पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैंने 0.011% ही बोला है, अभी सबूत होते हुए मैंने नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल के जिक्र पर बोले कुमार विश्वास। जी हां दोस्तों, कुमार विश्वास कविताओं और अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किसी समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी के माध्यम से राजनीति में भी कदम रखा था। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से अनबन के बाद उन्होंने अलग राह चुन ली। तभी से वे इशारों में सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में जब एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में उनके सामने सीएम केजरीवाल का जिक्र किया गया तो उन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उनकी दोस्ती और उनके बीच आई दूरी पर आज तक भी बातें होती है। वहीं इसको लेकर कुमार विश्वास ने कहा है कि अभी तो मैंने 0.001% ही बोला है, लेकिन मैं सबूत होते हुए भी बहुत सारी बातें इसलिए भी नहीं बोलता हूं क्योंकि इससे किसी राजनीतिक दल का फायदा तो हो जाएगा, लेकिन जनमानस की चेतना पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वहीं कुमार विश्वास ने बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया के जेल में होने और उनके परिवार से संपर्क के सवाल पर कहा कि जिन्हें इश्क हुआ है वो जानते हैं कि जब पहला और सच्चा इश्क फेल होता है वो आदमी बहुत दिन तक रोता है, बहुत दिन तक उसे उस दिन की याद आती रहती है और वो खरोच उसके चेहरे से कभी नहीं हटती। मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है। पहली क्लास से लेकर शादियां होने तक, बच्चे होने तक, एक दूसरे के बच्चों को अपने साथ रखने तक हम साथ थे। उसके बाद ये दिन देखना और सुनना मेरे लिए कष्टदायी है और मुझे लगता है कि यह स्थायी कष्ट है। इसका निवारण ईश्वर कैसे करवाएगा मुझे पता नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टेस्ट सीरीज से पहले 1 सप्ताह ट्रेनिंग करेगी टीम इंडिया। बारबाडोस में लगेगा कैंप। 1 या 2 जुलाई तक वेस्टइंडीज पहुंच सकते हैं खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया डोमिनिका टेस्ट से पहले बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल मैदान में 1 सप्ताह का ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। इस दौरे पर 3 फॉर्मेट की सीरीज होगी, जिसकी शुरुआत टेस्ट मैच से होगी। पहला मैच 12 जुलाई से डोमिनिका में और दूसरा 20 जुलाई से त्रिनाद में होगा। विंडीज दौरे पर भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों के अलावा 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज भी खेलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया का प्लान बताया है। टीम इंडिया 1 या 2 जुलाई तक बारबाडोस पहुंचकर लगभग 8-9 जुलाई तक वहीं रहेगी। भारतीय टीम बारबाडोस के ब्रिज टाउन में ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। इस दौरान वह टेस्ट सीरीज को लेकर प्लान पर भी काम करेगी।
वहीं दोस्तों क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने कहा है कि कैंप में कुछ ट्रेनिंग मैच भी शामिल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास मैच ही हो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इसके लिए वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बारबाडोस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। टीम इंडिया मैनेजमेंट ने डोमिनिका की राजधानी रोसेउ की जगह बारबाडोस को चुना क्योंकि रोसेउ में सुविधाएं कम है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री कौन रहा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किन का कार्यकाल रहा तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।